नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। म्यूजिक स्मार्ट स्टडी चैनल पर मैं भावना शर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। प्रतिदिन की तरह हम आज फिर उपस्थित हैं आपके साथ, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह ऐसा चल रहा था कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम्स में इसका किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को नहीं लाया गया है। ये सारे एग्ज़ामों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है किन किन एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी लिस्ट है बीपीएससी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनबीएस और आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी जीडी और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, एसएससी ले लें या यूपीएससी से ले लें, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स के सिलेबस में लोकगीत, लोक संगीत या शास्त्रीय संगीत, इन सब के बारे में एक ना एक सिलेबस में टॉपिक होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और इस वीडियो में हम किसी एक चीज़ को कवर नहीं करेंगे, इसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगी। तो हम बात करते हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए और नोट डाउन भी करते जाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन से शास्त्रीय नृत्य की। हमारी पिछली वीडियो में कौन कौन से कवर हो गए थे? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी और मोहिनीअट्टम, ये सारे शास्त्रीय नृत्य और कथक, ये 6 शास्त्रीय नृत्य हमने कवर कर लिए थे अपनी पिछली वीडियोज में, जो कि प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। एक साथ वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसीलिए मैंने एक शास्त्रीय नृत्य एक वीडियो में रखा हुआ है। तो आप सारी देख लेना और सबको लिख लेना। और ये मत पूछिएगा कि मैम इसमें जो बनाया है, ये जो कंटेंट आप लेके आए हो, ये इस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा या नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि ये सारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि इसमें मैंने कोई भी ऐसा चीज़ छोड़ा ही नहीं है जो नहीं हो, यानी कि जितना भी उससे संबंधित तथ्य हैं वो सब लेके आई हूँ ताकि आपके सारे एग्ज़ाम्स कवर हो सकें। तो ठीक है, आज हम कौन सा कवर करने वाले हैं? आज हम शास्त्रीय नृत्य करेंगे, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को कवर। और इसमें हम जानेंगे कि इस नृत्य का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इस नृत्य की जो उत्पत्ति है वह पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कब इसका विकास का काल है, कब इसका विकास हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ इसका विकास हुआ था। अगर क्वेश्चन आया कि मणिपुरी नृत्य का किस संप्रदाय के साथ विकास हुआ था, तो वैष्णव संप्रदाय के साथ। और कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब इसमें बात करेंगे कि इसकी जो नृत्य की जो विषय वस्तु है, इसमें कुछ जो नृत्य करते समय जिन विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जो रचनाएं हैं, वह कहाँ से ली गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य की जो विषय वस्तु है उसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और जयदेव जी का गीत गोविंद, उनकी रचनाओं से इसकी विषय वस्तु ली गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको बिल्कुल जानकारी में रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी नृत्य में ऐसा कोई तथ्य है नहीं तो इसमें है, इसीलिए इसको जानना कि इस नृत्य की विषय वस्तु किस नृत्य की विषय वस्तु विष्णु पुराण से ली गई या जयदेव जी के गीत गोविंद से ली गई या भागवत पुराण से ली गई। तो आंसर होगा मणिपुर की। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि यह नृत्य किस तरीके से होता है। तो अन्य जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी तुलना में इस नृत्य में थोड़ी सी भिन्नता है। क्या भिन्नता है? कि यह नृत्य थोड़ा सा अन्य नृत्यों की तुलना में धीमी गति से होता है। अब धीमी गति से क्यों होता है? ये नृत्य जल्दी जल्दी क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ दंत कथाएं हैं, एक मैतेई जनजाति है, वह अपनी कुछ कथाएं सुनाती हैं कि इस नृत्य के बारे में कि क्या हुआ था कि जब विष्णु भगवान ने जब पृथ्वी का सृजन किया था, तब पृथ्वी क्या थी? एक गोलपिंड के समान थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जब वह गोलपिंड के समान थी, तब क्या किया था कि मणिपुर राज्य के कुछ नर्तक थे जो कि इस पृथ्वी पर नृत्य कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? कि इस पृथ्वी को चिकना बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए। तो उस पर वो नृत्य करके उस पृथ्वी को
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके दबा रहे थे, और दबा के उसको कितनी कोमलता से नृत्य करके दबा रहे थे कि ताकि वो पृथ्वी चिकनी हो जाए और मजबूत हो जाए। तो ऐसी कथाएं हैं। तो तब से ये प्रचलन में, मतलब बताते हैं वो कि तब से ऐसा प्रचलन में हो गया है कि यहाँ की जो धरती पर जो मतलब बहुत तेज कदम नहीं रखते, क्योंकि धरती माता के समान है और वो उसे मजबूत भी बनाना है, उसे चिकना बनाना है। तो उस समय से ये प्रचलन में चल रहा था कि उसको वो धीरे धीरे दबा के नृत्य कर रहे थे। तो तभी से ये मणिपुरी नृत्य थोड़ा सा धीमी गति से और बहुत ही कोमलता से होने लगा। और अभी भी अगर हम मणिपुर में जाएंगे और वहाँ की जो मैतेई जाति के पुजारी हैं या फिर महाविश द्वारा जो महावी नाम के लोग हैं, वो लोगों से सुनेंगे तो वो यही कहानी सुनाएंगे। ठीक है, तो एक विंदती आती है कि ये मणिपुरी नृत्य इसीलिए धीमा चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस नृत्य को महिलाएं करती हैं या पुरुष करते हैं, स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है। तो यह नृत्य दोनों प्रधान है, यानी कि महिला प्रधान भी है और पुरुष प्रधान भी है। यानी इस नृत्य को महिला भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। तो महिला इस नृत्य को जब करती हैं तो वो राधा कृष्ण की विषय वस्तु पर आधारित, टॉपिक पर आधारित विषय वस्तु पर वो नृत्य करती हैं। किस पर? राधा कृष्ण की कहानियों पर। और ये नृत्य समूह में भी होता है और एकल भी होता है महिलाओं के द्वारा। अब बात करते हैं कि जो पुरुष होते हैं वह इस नृत्य को करते हैं, उसे संकीर्तन नृत्य कहते हैं। यानी कि पुरुष संकीर्तन नृत्य करते हैं, जो कि ढोलक के ताल पर बहुत ही शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ किया जाता है। ठीक है, महिलाएं राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित विषय वस्तु पर करती हैं और पुरुष संकीर्तन करते हैं ढोलक की ताल पर बहुत ही मजबूती से। ठीक है, अब करते हैं बात की मणिपुरी नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र जो माना जाता है उसकी भी बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से। तो एक है पुंग वाद्य यंत्र, इसको हम खोल भी कहते हैं, पुंग या फिर खोल वाद्य यंत्र। दूसरा है करताल या फिर कह सकते हैं झांझ वाद्य यंत्र। ठीक है, और पेना नाम से एक वाद्य यंत्र होता है जो कि तत्वाद्य होता है। ठीक है, साथ में इसके फिर बांसुरी, हारमोनियम या अन्य शंख वगैरह भी प्रयोग होने लगते हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण वाद्य है, कौन सा महत्वपूर्ण वाद्य है? पुंग वाद्य यंत्र, जिसको हम खोल कहते हैं। किस एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन आया है कि मणिपुरी नृत्य के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ये बजाया जाता है खोल वाद्य यंत्र। ठीक है, जो खोल होता है वो मणिपुरी की संगीत व्यवस्था का आधार होता है। और ये खोल ऐसे नहीं बजाया जाता कि एक कोई बजा रहा है और नृत्य हो रहा है, ऐसा नहीं। जो नर्तक नृत्य करते हैं वो खोल को खुद टांग लेते हैं। कभी कभी वो खोल को खुद टांगेंगे, बजाएंगे और नृत्य करेंगे, बजाएंगे और नृत्य करेंगे। तो खोल वाद्य यंत्र मणिपुरी नृत्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन में आया कि बीपीएससी के क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि मणिपुरी नृत्य से संबंधित कौन सा वाद्य यंत्र है, पुंग या खोल या अन्य जो भी दिया, तो हमें पुंग और खोल, उस पर ऑप्शन आता है एक से अधिक, तो हमें एक से अधिक करना है, क्योंकि पुंग और खोल एक ही बात है, या तो पुंग कह लें या खोल कह लें, एक ही बात होती है। लेकिन इसमें जो ढोल का प्रयोग होता है वह ढोल का प्रयोग केवल संकीर्तन के लिए करते हैं पुरुष। ठीक है, लेकिन मणिपुरी नृत्य के लिए जो प्रयोग होगा वह खोल ही होगा। चलिए, तो मणिपुरी के लिए आज इतनी ही बातें हैं, इतनी बातें ही एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सत्रिया नृत्य के बारे में जानकारी लाएंगे। ये जानकारी इससे ज़्यादा मणिपुरी नृत्य की जानकारी का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि इतनी ही काफ़ी है हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे सत्रिया नृत्य को लेके, फिर हमारा शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। राधे।